इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये है सेकंड पार्ट जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, उसका ये सेकंड पार्ट यानी सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द सेंटेंस टाइप। इससे पहले हम द सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ चुके हैं, उसके एक्सरसाइजेस भी देख लिया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहो तो आप वीडियो के डिटेल में जाओगे तो वहाँ मैं लिख दूँ, मैंने वहाँ पे दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ पे जाकर डिटेल में वीडियो की डिटेल मैंने लिंक दिया है। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट सीरीज नाम से वहाँ लिखा होगा, वहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के 5 प्रकार यानी सेंटेंस के 5 काइंड या 5 टाइप्स हो सकते हैं। क्या लिखा है? सेंटेंस आर ऑफ 5 काइंड्स। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, किसको मतलब नॉर्मली इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो साधारण वाक्य यानी कि असर्टिव सेंटेंस। इसमें 2 पार्ट होते हैं असर्टिव में, अफर्मेटिव नेगेटिव, बाद में देखेंगे, पहले आपको बस हल्का समझा दे रहा हूँ। सेकंड है इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव नहीं पढ़ते हैं, इसको इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, मतलब ट के बाद हल्का सा रुकेंगे फिर ड्रॉप बोलेंगे, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, वो सेंटेंस जो आपसे प्रश्न पूछें। इम्परेटिव सेंटेंस, इसको डिज़ायर सेंटेंस भी कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक, जहाँ पे आप आज्ञा देने की बात करते हो या इच्छा की बात करते हो तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फोर्थ है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी, विस्मय सूचक, विस्मयादि भी होता है और विस्मय सूचक वाक्य भी कहते हैं। यानी कि वो वाक्य जो आपको एकाएक आपसे मुंह से निकल जाए या एकाएक आपके मुंह पे आ जाए, कोई चीज़ आश्चर्य वाली चीज़ अगर आप देखो तब। 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये अभी आपको बुक में दिख रहा है पर धीरे धीरे इसका यूज़ ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप बड़ी बुक खरीदोगे, मतलब कहने मतलब अच्छे राइटर्स की बुक खरीदोगे, नए राइटर्स की बुक खरीदोगे, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस को उन्होंने हटा दिया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को उन्होंने इम्परेटिव सेंटेंस में डाल दिया है। ठीक है ना? तो वैसे अभी आप 5 हम पढ़ेंगे, लेकिन अब जान लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। पहला फर्स्ट पॉइंट, वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहे जाते हैं। वह वाक्य जो सिर्फ एक कथन करते हैं, कोई बात कहते हैं या कोई सूचना देते हैं, उन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसका अगर इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें, a sentence that makes a statement is called an assertive sentence। assertive sentence को statement भी कहा जाता है। आप चाहो तो इस वीडियो का आपको PDF भी, आपको वीडियो की डिटेल में जाओगे तो वहाँ लिखा होगा PDF ऑफ दिस वीडियो, वहाँ पे लिंक दिया होगा ब्लू रंग का, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पेजेस ढेर सारी खुल जाएंगी। फिर उस पेज पे जब खुल जाएंगी वो पूरी, तो आप ऊपर कहीं ऊपर नीचे क्लिक करोगे तो वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई आप पेज डाउनलोड करते हो वैसे वो डाउनलोड करना होगा आपको। तो क्या लिखा है? वे वाक्य पढ़ते हैं, क्या लिखा है फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहे जाते हैं। एक इंग्लिश में कहें तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, वह कोई वाक्य जो स्टेटमेंट बताए, कोई कथन बताए, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही इज़ अ मैन, वह लड़का है। यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। ठीक। सेकेंड, वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। सिंपल वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखें तो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे। क्या पूछे? क्वेश्चन पूछे। इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं फिर से बता रहा हूँ इसको पढ़ने का तरीका, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाने चाहते हो या किसी और पॉइंट पे जाना चाहते हो तो वीडियो की डिटेल है, मैंने टाइमलाइन समझते हो ना कि इस वीडियो में कब क्या पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ मैंने पूरी पॉइंट लिस्ट दी है कि कब कौन सा पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। तो आप वहाँ पे जाकर वैसे भी आप पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट मतलब इसका एग्जाम्पल अगर मैंने बताया ना, एग्जाम्पल याद देख लीजिए।
व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, ये एक सेंटेंस है और इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। सेंटेंस का एक क्वालिटी याद रहेगा ना कि वो हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, चाहे वो प्रश्न पूछ रहा हो चाहे ना हो, वो कंप्लीट मीनिंग देता है। सेकंड, डिड ही गिव मी अ बुक, क्या उसने मुझे किताब दिया, या प्रश्न पूछ रहे हो तो ये भी इंटरोगेटिव में आ जाएगा। थर्ड, वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हुआ, आदेश सूचक। लेकिन इसमें आदेश के अलावा रिक्वेस्ट भी आता है, प्रार्थना भी आता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस, वह वाक्य जो एक्सप्रेस करे, जो व्यक्त करे, क्या व्यक्त करे, कमांड, आज्ञा, उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, इसमें कमांड की बात किया है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में सलाह भी ऐड होता है, रिक्वेस्ट भी ऐड होता है। जैसे ब्रिंग अ बुक, एग्जाम्पल के लिए, ए ब्रिंग अ बुक, किताब लाओ, यहाँ आप ऑर्डर दे रहे हो किताब लाओ। बी प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मुझे मेरी मदद करो, यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कमांड तो कर रहे हो लेकिन रिक्वेस्ट के फेज में कर रहे हो आप कमांड। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यानी कि फोर्थ सेंटेंस, वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जो आपके दिल से एकाएक, आपके मतलब आपके दिल से निकल जाए एकाएक। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो वाक्य जो एक बहुत गंभीर भाव प्रकट करते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट अ शेम, कितना खराब, कितना गंदा है, ये जो तुमने किया है कितना गंदा है, व्हाट अ शेम, आपके मुंह से तुरंत निकलेगा। बी हाउ ब्यूटिफुल द मॉर्निंग इज, सुबह सुबह आप उठते हो और आप खिड़की खोलते हो या छत पे जाते हो तो बोलते हो, या बाहर जाते हो तो बोलते हो वाह कितना खूबसूरत दिन है, आपके मुंह से एकाएक निकल जाता है, आपके दिल से निकलता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसी को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका एक खासियत, इसके आखिरी में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क देखते हो। पांचवा, जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना यानी कि इच्छा व्यक्त होती है उसे हम उस वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, या अभिशाप यानी कि आप किसी को बुरा भला कह रहे हो, या कोई इच्छा कर रहे हो कि भगवान मेरे साथ ये हो जाए, भगवान मुझे एग्जाम में पास करा दो, है ना, या भगवान मुझे ग्रामर याद करा दो, तो आप इच्छा कर रहे हो तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। एग्जाम्पल, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। कभी गुस्से में आप गुस्से में किसी को बोल रहे हो नरक में जाओ, मतलब या भगवान तुम्हें नरक में भेज दें या आप नरक में जाओ, तो आप ये ऐसे यूज़ करते हो, मे का यूज़ करोगे। मे सबसे पहले यूज़ करेंगे MAY, मे, फिर आगे अपनी बात कहेंगे, मे यू गो टू हेल, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें भी लगेगा। अंतर क्या है, कैसे आप पहचानोगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस के सबसे पहले नॉर्मली मे यूज होता है, नॉर्मली मैक्सिमम टाइम। और फोर्थ वाला जो आपने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, आप देखोगे उसमें आश्चर्य होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें तो बस कहा जा रहा है मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ, इसमें तो बस कहा जा रहा है। और जबकि चौथे वाले आप देखोगे एक आश्चर्य था, तो ऐसे आप पहचान सकते हो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, या आप एक तरीके से किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, रिक्वेस्ट करके आशीर्वाद दे रहे हो, इच्छा प्रकट कर रहे हो। क्लियर हुआ। अब देखिए वाक्यों के प्रकारों को निम्नलिखित चार्ट के ध्यानपूर्वक देखिए। अब चार्ट के हिसाब से वो समझते हैं। अगर आपके पास बुक है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बुक खोल लीजिए। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। ये दो भाग में बटा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का एग्जाम्पल दो आपको दिया है बॉक्स में, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। राम इज़ अ टीचर, राम अध्यापक, एक अध्यापक है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो सिर्फ कोई कथन हो या कोई सूचना हो। ठीक, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। राम इज नॉट अ टीचर, राम टीचर नहीं है। राम क्या है, राम शिक्षक नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। ये पहला हो गया। दूसरा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव भी दो पार्ट में बटे हुए हैं। पहला आपको दिख रहा होगा WS टाइप क्वेश्चन, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ लिखा आपको, तुम बीचों बीच दिख रहा है WS टाइप क्वेश्चन, उसी की बात हो रही है।
उसको ही बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलते हैं? WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे हु, व्हाट, वाई, है ना। हाउ को छोड़कर, हाउ इसमें एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। हाउ को छोड़कर आप जितने भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस देखोगे उसमें देखोगे कि WH से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड से, उसे हम क्या बोलते हैं? WH टाइप क्वेश्चन। एग्जाम्पल आपके सामने उसमें लिखा है, हु इज़ ही, वो ये कौन है। ऐसे पूछते हैं ना, ये कौन है बताइए ज़रा। मम्मी से जो कोई मेहमान आते पूछते हैं ना, मम्मी ये कौन है, तो हु इज़ ही। ऐसे इसका एक तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, आप प्रश्न पूछ रहे हो। आप देख सकते हो एक में हु और एक में व्हाट करके पूछा है और दोनों WH वर्ड हैं। अब यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। विल यू गो, क्या आप जाओगे, इसका आंसर आप यस, हाँ बोल सकते हाँ मैं जाऊँगा, या नो नहीं जाऊँगा। तो आप यस या नो में आंसर जिसका दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस नो में दे दोगे उसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और वो क्वेश्चन जो WH से स्टार्ट हों या हाउ से स्टार्ट हों, हाउ छोड़कर WH वर्ड से स्टार्ट हों या हाउ से स्टार्ट हों, उसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, विल यू गो या हैज़ ही कम, क्या वो आ गया, तब आंसर हाँ हाँ वो आ गया, इस तरह हाँ बोलते हैं ना वो। सेकेंड इंटरोगेटिव था। थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, उसका देख लो लाइन कहाँ गया है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से उठा है ऐसे घूम घूम कर, ये देखिए हु इज़ योर, व्हाट इज़ योर नेम के जस्ट नीचे बॉक्स जो है वो, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेश सूचक वाक्य है। सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ, ऐसे। फिर एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी वाला जो पॉइंट है वो देख रहे हो कहाँ लाइन खींचा हुआ है, कहाँ जाकर मिल गया है, वो अभी जो आपको सामने दिख रहा है, जूम में कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये जूम हुआ, यहाँ पे दिखा, वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, क्या लिखा है? विल यू गो, क्या आप जाओगे। ठीक है, सॉरी गलती हो गया मुझसे, एक्सक्लेमेटरी बात कर रहे थे ना, विस्मय बोधक वाक्य। तो क्या लिखा है? व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया। कोई आप सलाह दे रहे हो कि चलो घूमने चलते हैं, तो ये बोलता है अरे वहाँ चलो घूमने चलते हैं, तो बोलते हैं ना वाह कितना अच्छा आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। या हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, बारिश कितनी खूबसूरत है। ये आपके दिल से निकलता है ऐसे आवाज़, चाहे वो आश्चर्य वाला हो, चाहे वो दुख वाला हो, चाहे वो खुशी वाला हो। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। उससे तो सीधा दिया हुआ है आपको, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम मतलब बोलता है ना कि क्या कहते हैं, दीर्घायु, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र जी हो, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे देखिए क्या लिखा है, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें सकारात्मक, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सकारात्मक, मैं फिर से बढ़िया समझा दे रहा हूँ, ऐसे वाक्य जिनमें सकारात्मक वाक्य सकारात्मक सूचना, गलती हो गया, सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको मतलब कि अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे वाक्य जिनमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सही बात है, ये सकारात्मक है, एकदम सूचना बता रहा है ये। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, ये भी एक सूचना है। थर्ड, यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। चौथा, शी हैज़ डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया, ये भी एक सूचना दिया जा रहा है कि हाँ उसने काम कर लिया। और इसमें आप देख सकते हो चारों सेंटेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंस, कहीं पे कोई नकारात्मक भाव नहीं आया है। अब नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, फिर से बता रहा हूँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव अब देख रहे हैं हम, जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये सूचना तो दे रहा है लेकिन नकारात्मक, मतलब कि नकारात्मक मतलब समझ गए ना,
इसमें नॉट लगाओ, वो सूचना दे रहा है। सेकंड, शी डज नॉट प्ले हियर, ये वो यहाँ नहीं खेलती है, वो उधर खेलती है, ऐसे बोलते हैं ना, वो उधर खेलती है, वो यहाँ नहीं खेलती है। तो आप सूचना दे रहे हो लेकिन नकारात्मक सूचना दे रहे हो। थर्ड, लीला डज नॉट कुक फूड, लीला खाना नहीं पकाती है। फोर्थ, मोहन डिड नॉट अटेंड हिज क्लासेस, मोहन ने अपने क्लास अटेंड नहीं किया, मतलब मोहन ने अपनी क्लास ज्वाइन नहीं की। अब देखिए नोट क्या लिखा है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि का प्रयोग होता है। यानी कि किसी वाक्य में अगर आपने नेवर देखते हो, नॉट तो हर जगह आप देख ही लेते हो, लेकिन कभी कभी नेवर से आता है, तो नेवर भी नेगेटिव सेंटेंस में ही आता है। ये इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, उन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें क्या कहता है, क्वेश्चन फॉर्म कहते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, या प्रश्न पूछ रहे हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। थर्ड, विल शी कम हियर, क्या वो यहाँ आएगी, ठीक, फ्यूचर की बात हो रही है। और चौथा, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। अगर आपको टेंस का वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैंने टेंस का वीडियो पहले बना लिया है, तो आप टेंस का वीडियो ले सकते हो। बुक वाला ही पढ़ाऊंगा भी, लेकिन आप नॉर्मली टेंस का वीडियो आप पहले से पढ़ना चाहते हो तो आप टेंस का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। नोट क्या लिखा है, इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क इसे बोलते हैं, लगाना आवश्यक होता है। अगर नहीं लगाओगे नंबर कटेगा। खासकर जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे तब आपको अगर क्वेश्चन मार्क आप भूल गए तो आपका नंबर कट सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार देखते हैं। ए, प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। अब मुझे बताइए जो बच गया है वो कौन सा WH वर्ड है, मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। हु हो गया, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। अभी और कितने WH यानी क्वेश्चन वाले वर्ड बाकी हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। आगे क्या लिखा है, इन वाक्यों के प्रश्नवाचक शब्द के बाद समानतः सहायक क्रिया प्रयोग होती है। समानतः मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हु, विच, ये सब के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, हु इज़ योर क्लास टीचर, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है या आपका क्लास टीचर कौन है। आप देख सकते हो हु के जस्ट बाद क्या लिखा है, इज़, और इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब होता है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, सॉरी व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर गलत हो गया है, वहाँ व्हाट इज़ फादर नहीं होगा, व्हाट इज़ योर फादर नेम होगा, ठीक है, गलत प्रिंटिंग हो गया है, वहाँ व्हाट इज़ योर फादर नेम या व्हाट इज़ योर नेम ये हो सकता है। तो अब देख सकते हो व्हाट के बाद जस्ट इज़ आया है। फिर क्या लिखा है, वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में मतलब सुबह वह कहाँ जाता है। अब देख लो वेयर के बाद डज का यूज़ हुआ है, डज भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। चौथा, हाउ आर यू, आप कैसे हो। आप देख रहे हो हाउ के जस्ट बगल में क्या लिखा है, आर, और ये भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है। बी पॉइंट, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक। पहले हमने देखा ऐसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य जो WH यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो। अब हम देख रहे हैं ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। और ऐसे वाक्यों का आंसर हम हमेशा हाँ या ना में दे सकते हैं। आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो, जिसका आंसर हम दे सकते हैं हाँ हम यहाँ खेल रहे हैं। सेकेंड, इज़ ही अ गुड मैन, क्या वह अच्छा आदमी है, तब बोलोगे नहीं, मतलब नो, कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब इज से स्टार्ट हुआ है। फिर तीसरा क्वेश्चन, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह संगीत गाता है ना। चौथा, डू यू कम हियर डेली, क्या तुम यहाँ रोज आते हो या क्या आप यहाँ रोज आते हो। तो आप देख सकते हो इसमें प्रश्न पूछ रहा है लेकिन इसमें यूज़ करने का तरीका अलग है और इसका आंसर भी हम अलग तरीके से देते हैं। नोट, इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने पर प्रायः क्या शब्द सबसे पहले आता है। जैसे मैंने अभी बोला, क्या तुम संगीत गाते हो, क्या
क्या वह अच्छा आदमी है? क्या तुम खेल रहे हो? अब देख रहे हो क्या क्या जो बार बार क्या क्या है वो पहले आ रहा है। ऊपर के वाक्यों का हिंदी अनुवाद देखिए। क्या तुम यहाँ खेल रहे हो? पहला वाला। दूसरा, क्या वह एक अच्छा लड़का है या अच्छा आदमी है? मैन मतलब आदमी हो सकता है। तीसरा, क्या वह गाना गाता है? चौथा, क्या तुम यहाँ प्रतिदिन आते हो? मतलब रोज आते हो। क्लियर हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आदेश, विनय, विनय मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट, निवेदन, दोनों मतलब सेम है, सुझाव मतलब सजेशन, और प्रस्ताव यानी कोई प्रस्ताव, कोई आप बोल रहे हो कि भाई ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, बोलते हैं ना, अरे ऐसे कर लो वैसे कर लो, सलाह देते हो ना, वही प्रस्ताव बोलते हैं, दिया जाता है, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर से, जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन मतलब कि रिक्वेस्ट, सुझाव या प्रस्ताव अर्थात सजेशन दिया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। विनय मतलब एक तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो। तो 4 पॉइंट क्लियर हो गया एकदम। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया एकदम। अब उसके चारों एग्जाम्पल देखते हैं। सिट डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ, ये आपको लग रहा है कोई आदेश दे रहा है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये हो सकता है कोई सलाह दे रहा है या आदेश दे रहा है, दोनों हो सकता है। अगर पापा या कोई बड़ा आदमी बोल रहा है तो वो ऑर्डर दे रहा है, बॉस ऑर्डर दे रहा है। अगर मान लो आपके कोई फ्रेंड है या आपका कोई दोस्त है, वो बोल रहा है अरे शट द डोर मतलब दरवाज़ा बंद करो, वो आपको एक तरीके से सलाह दे के बोल रहा है भाई बंद कर दो, ऐसे। तीसरा, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, यहाँ आप निवेदन कर रहे हो। और चौथा, ये आपका सुझाव है, वर्क केयरफुली, आराम से काम करो, बोलते हैं ना बड़ा आराम से करो, ध्यान से करो, तो यह कोई सलाह दे रहा होता है आपको कि भाई ध्यान से काम करो। नोट में क्या लिखा है? इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है तथा यू शब्द छिपा रहता है। नॉर्मली इसमें यू शब्द जो होता है, जैसे अब पहला ही देखो, सिट डाउन हियर, तो सिट डाउन बैठ जाओ यहाँ, ये किसको बोला जा रहा है? ये कोई सामने होगा उसको बोला जा रहा है ना कि हाँ बैठ जाओ, तो यू छुपा है। अगर आप यू यूज़ कर सकते हो ऐसे, यू सिट डाउन हियर, तो आप देख रहे हो यू होने के बाद भी सेंटेंस कितना सही बैठ रहा है। यू शट द डोर, तुम दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। तो यू बार बार आने के कारण यू हटा दिया गया इंपरेटिव सेंटेंस में, और यू इसीलिए यूज नहीं होता है। डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा क्रिया से प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि जो यू है वो तो सामने होता है, जो सामने होता है उससे हम नाम लेकर या उसका बोलते नहीं। आप देख खुद करते होगे हिंदी में, बोलते हो ना कि जाओ जाओ पानी लेते आओ। मान लो आपकी कोई सिस्टर है या आपका कोई छोटा भाई है, आप बोलते हो ना जाओ पानी लेके आओ, आप उसका नाम नहीं लेते हो। अब ये भी नहीं बोलते तुम पानी लेके आओ, आप सिंपल बोलते हो जाओ पानी लेते आओ। अगर वो अकेला है, अगर वो 3-4 लोगों के साथ है, तो अब तब या तो आप नाम बोलते हो या बोलते हो कि तुम जाओ पानी लेके आओ, ठीक है। तो इसका ध्यान दिया करिए। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं या उद्गार मतलब वही आश्चर्य प्रकट होते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे यानी कि उदाहरण, अलास ही इज डेड। अलास क्या है? दुख का प्रतीक है, कि बोलते हैं ना बोलते हैं अरे वो मर गए, तो लिखा अलास ही इज डेड। अलास के जस्ट बाद क्या लगा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब मूर्ख, मतलब मूर्ख बात। जैसे कोई आपने किसी ने कोई बात कही जब मूर्खता वाली, कि अरे कि दुनिया बदलने वाली है, पृथ्वी उलट जाएगी, कल पृथ्वी उलट जाएगी, तो बोलोगे नॉनसेंस, कितने मूर्खता वाली बात कर रहे हो। तो नॉनसेंस आपके मन से एक निकल जाएगा वो। तीसरा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ये हम पहले देख चुके हैं। चौथा, व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा विचार है, ठीक, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ये नोट देखिए क्या लिखा है, इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि क्या है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह मतलब कि एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है। 1-2 शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। उदाहरण 2 तथा 4 देखें, आप देख सकते हो ये बिना क्रिया के भी बन सकता है। जैसे नॉनसेंस, नॉनसेंस एक वर्ड है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। व्हाट एन आइडिया, चौथा में आप देख सकते हो कोई क्रिया नहीं है या कोई एडजेक्टिव, मतलब कोई एडजेक्टिव नहीं है, फिर भी ये देखिए अब बन गया, क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। पांचवा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना अर्थात इच्छा व्यक्त होती है, अर्थात
हम पढ़ने में हमें लगता है कि ये सब हो रहा है, उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, पहला, लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु मतलब लंबी उम्र का हो। तो बोलते हैं ना, ये आप एक तरीके से इच्छा प्रकट करते हो कि हमारा राजा लंबा जिए। सेकंड, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र जियो, या प्रार्थना कर रहे हो एक तरीके से, मतलब कहने मतलब आशीर्वाद दे रहे हो कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तीसरा, मे यू गो टू हेल, मतलब तुम नर्क में जाओ, भगवान करे तुम नर्क में जाओ, से बोलते हैं ना। तो ये आप क्या कर रहे हो, अभिशाप दे रहे हो। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, मे गॉड हेल्प यू, भगवान या ईश्वर तुम्हारी मदद करे, ये आप एक तरीके से आशीर्वाद दे रहे हो। मे यू विन द इलेक्शन, ये भी आप आशीर्वाद दे रहे हो कि या इच्छा प्रकट कर रहे हो कि ईश्वर करे आप चुनाव जीतें, मतलब भगवान करे आप चुनाव जीत जाएं। इस तरीके से इन वाक्यों के प्रारंभ में मे सहायक क्रिया लिखी जा होती है, हमें नॉर्मली होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। देखिए वाक्य 1 में मे नहीं है, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप मे आवर किंग लिव लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग लिव आवर किंग से पहले मे होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि मे का यूज़ आप हमेशा नॉर्मली ऑपरेटिव सेंटेंस में पहले करते हैं। नोट, इन वाक्यों के अंत में भी आश्चर्यबोधक चिन्ह यानी विस्मयादिक चिन्ह अर्थात एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने पूरा पॉइंट समझ लिया, हर एक का डेफिनेशन समझ लिया, समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं कि चेंज कैसे करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो वही लिखा है, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नीचे ए तथा बी स्तंभ के वाक्यों को पढ़िए, जैसे आप देख सकते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस ए में दिया है, नेगेटिव सेंटेंस बी में दिया है। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है। अब बस देख सकते हो, बस नॉट जोड़ा है हमने और कुछ हल्की फुल्की चेंजेस की है। सेकेंड, शी इज़ हैप्पी, वह खुश है। शी इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। थर्ड, मोहन हैज़ अ कार, मोहन के पास कार है। मोहन हैज़ंट, हैज़ंट क्या है, हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो मोहन हैज़ंट अ कार, मोहन के पास कार नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। चौथा, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। आई हैवंट 2 पेन, मेरे पास 2 पेन नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस। पांचवा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। शी हैड इनफ मनी, उसके पास काफ़ी पैसा है। बी, नेगेटिव सेंटेंस, शी हैडंट इनफ मनी, उसके पास काफ़ी पैसा नहीं है। क्लियर हुआ। अब उपयुक्त वाक्यों में ए स्तंभ के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तथा बी समूह के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बी तथा हैव क्रिया के रूप में, ध्यान दीजिएगा, बी कभी भी आपको ब्रैकेट में मिल जाए तो बी मतलब होता है इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, ध्यान दीजिएगा। और इज एम आर और हैव मतलब होता है हैव हैड और क्या होता है, हैज़, तीनों आ जाता है। तो आगे बताऊंगा मैं कभी। क्रिया के रूप इज, आर, हैज़, हैव, हैड के बाद एडवर्ब नॉट लगाया गया है। आप देख सकते हो, पहले वाले में आर के बाद लगा है, दूसरे वाले में इज के बाद, तीसरे वाले में हैज़ के बाद, ऊपर वही चार्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ वाला, और चौथे वाले में आप देख सकते हो हैव के बाद फिर लगाया गया, और पाँचवें वाले में हैड के बाद। फिर मैं आप आते हैं ये पैराग्राफ में, इसमें लिखा है, तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। इस प्रकार बी, हैव, कैन, विल, मे आदि के ऑक्सिलरी वर्ब के स्वरूप में प्रयुक्त होने पर फुल वर्ब तथा ऑक्सिलरी वर्ब के बीच एडवर्ब नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। यानी कि इसमें तो वही बात है कि आप नॉट क्या करते हो, नॉर्मली आप इज एम आर के बाद लगाते हो, ये ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। पहला क्या लिखा है, द बॉयज़ आर सिंगिंग, लड़के गा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉयज़ आर नॉट सिंगिंग, लड़के नहीं गा रहे हैं। सेकेंड, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा था। थर्ड, आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ ली है। आई हैवंट रेड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। ही विल कम टुडे, जो आप देख रहे होगे मैंने रीड को रेड क्यों पढ़ा, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म
क्या होता है, रेड होता है। इसकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसको रेड बोलते हैं। चौथा, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। ही विल नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आएगा, यह नेगेटिव हो गया। पांचवा, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन नॉट टुडे, सॉरी इट मे नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं हो सकती है, नेगेटिव सेंटेंस। अब लिखा है नीचे देख लिखे ए तथा बी समूह के वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहले हमने नेगेटिव पढ़ लिया अफर्मेटिव वाला, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। मतलब क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखा होगा, उसको आपको चेंज करना होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। कैसे चेंज करोगे, वो लिखा है आर यू एंग्री, क्या तुम क्रोधित हो, तो आप उसको नॉट लगा के पूछ सकते हैं, आर यू नॉट एंग्री, क्या तुम क्रोधित नहीं हो। सेकेंड, इज शी कमिंग टुडे, क्या वह आज आ रही है, इसको आप नेगेटिव कैसे बनाओगे, इज शी नॉट कमिंग टुडे, क्या वो आज नहीं आ रही है। थर्ड, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, इसमें क्या होगा, कांट यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। चौथा, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें नॉट आ गया। विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आगे लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हो, जब अभी हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, यहाँ हमने पढ़ा कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। किसके बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। आप देख सकते हो यू के बाद नॉट लगा है, इधर देखिएगा नेगेटिव वाले में यू के बाद नॉट लगा है। फिर कहाँ लगा है, शी के बाद नॉट लगा है। यू कांट तो वो शॉर्ट फॉर्म हो गया था इसलिए वो साथ में आ गया। जब शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा, अगर दूर होगा तो उसका होना चाहिए था ऐसे, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसे। तब क्या होता है, यू के बाद नॉट आता है। फिर चौथा है विल यू नॉट हेल्प मी, यहाँ आप देख सकते हो यू के बाद ही नॉट आया है। फिर क्या लिखा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी डू तथा एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाना। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम डू का यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। ठीक है, तो क्या लिखा है, नीचे लिखे ए तथा बी समूह के वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अब ध्यान से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ए अफर्मेटिव, बी नेगेटिव सेंटेंस। पहला क्वेश्चन, मतलब पहला पॉइंट, मोहन प्लेज हॉकी, मोहन हॉकी खेलता है। मोहन डज नॉट प्ले हॉकी, मोहन हॉकी नहीं खेलता है। तो ये टेंस का नियम है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अब टेंस मैं कह रहा हूँ, टेंस पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या लिखा है, मोहन प्लेज हॉकी, मोहन हॉकी खेलता है, और उसका नेगेटिव जाएगा मोहन हॉकी नहीं खेलता है। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय नहीं पसंद होती। थर्ड, ही किल द स्नेक, उसने सांप को मार दिया। ही डिड नॉट किल द स्नेक, उसने सांप को नहीं मारा, नेगेटिव सेंटेंस। चौथा, मिस जायडी लुक्स हैप्पी, मिस जायडी मतलब कि जायडी जो लेडी हैं वो क्या खुश प्रतीत हो रही हैं। मिस जायडी डज नॉट लुक हैप्पी, मिस जायडी अच्छी मतलब खुश प्रतीत नहीं हो रही हैं। पांचवा, शी हैड हर मील, उसके पास उसने मतलब एक तरीके शी हैड हर मील मतलब उसने अपना मील अर्थात अपना खाना खा लिया। मील मतलब होता है खाना, तो उसने अपना खाना खा लिया। शी डिड नॉट हैव हर मील, उसने अपना खाना नहीं किया। आप देख सकते हो शी डिड के बाद नॉट लगा है। ठीक है, हैड जो यूज हुआ है ये हैव का सेकेंड फॉर्म है। पांचवा बता रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस पे, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। शी है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है हैड, फिर ऑब्जेक्ट है हर मील्स। क्या लिखा है, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ ऑक्सिलरी नहीं है वहाँ डू के रूप में डू, डज, डिड के साथ नॉट प्रयोग फुल वर्ब के पहले करके वाक्य का नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अब तीसरा पॉइंट, इंपरेटिव सेंटेंस से इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अभी हमने पहले पढ़ा अफर्मेटिव से नेगेटिव, फिर हमने पढ़ा इंटरोगेटिव से नेगेटिव, अब हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाने का तरीका।
उसके बीच में हमने ये वाला ही पढ़ा प्राइमरी वाला कि डू डज या डिड कब लगाते हैं। तीसरा पॉइंट इम्परेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए। प्लीज़ डोंट सिट हियर, कृपया यहाँ मत बैठिए। सेकेंड, कम इन, अंदर आइए। डोंट कम इन, अंदर मत आइए, है ना। शट द डोर, दरवाज़ा खिड़की बंद कर दीजिए। इसमें क्या लिखा है, डोंट शट द डोर, खिड़की मत बंद करिए। चौथा, बी क्विक, जल्दी करो। डोंट बी क्विक, जल्दी मत करो। ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप आदेश दे रहे हो, एक में पॉजिटिव तरीके से आदेश दे रहे हो, एक में नेगेटिव तरीके से आदेश दे रहे हो। पांचवा, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। ये टीचर लोग पनिशमेंट देते हैं ना, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे मत खड़े हो। कई लोग इसको ब्रेंच पढ़ते हैं, ब्रेंच नहीं होता है, बेंच होता है, ठीक है ना। नोट पढ़ते हैं, उपयुक्त वाक्यों में वर्ब से पहले डोंट का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाए गए हैं, ठीक है। डोंट से पहले आप मतलब डोंट का प्रयोग करते हैं हम लोग नॉर्मली। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में नॉर्मली हम डोंट का प्रयोग करते हैं। और फिर क्या लिखा है, प्लीज़ वाले वाक्यों में प्लीज़ के पश्चात डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और प्लीज़ में रहेगा तो उसमें डू नॉट लगा कर ही हम सेंटेंस आगे लिखते हैं। कितना इजी है ना, बस डू नॉट लगाना है आपको। डोंट या डू नॉट आपको लगाना है, जो आपको सही पड़े। शॉर्ट फॉर्म डोंट है और लॉन्ग फॉर्म डू नॉट है। चौथा पॉइंट, कुछ अन्य नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाना, मतलब कुछ और नेगेटिव वर्ड का यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे कभी कभी नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए वर्ब में नॉट नहीं लगाया जाता, मतलब बिना नॉट लगाए काम हो जाता है। वाक्य में किसी शब्द को बदलकर नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है। जैसे मतलब कि हम नॉट बिना लगाए भी काम चला सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, ही हैज़ सम न्यूज़ फॉर यू, उसके पास कुछ समाचार है आपके लिए। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का दो तरीका, पहला जिसमें हम नॉट यूज़ किया है शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा जिसमें नॉट यूज़ नहीं हुआ है। तो पहला ए देखते हैं, ही हैज़ंट एनी न्यूज़ फॉर यू, उसके पास कोई समाचार नहीं है आपके लिए। दूसरा, ही हैज़ नो न्यूज़ फॉर यू, उसके पास कोई न्यूज़ कोई समाचार नहीं है आपके लिए, ठीक है। दोनों कहने मतलब सेम है। फिर सेकंड अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, योर फादर टोल्ड मी समथिंग, तुम्हारे पापा या आपके पापा ने मुझे कुछ बताया था या बताया। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करते हैं, इसमें डिड आता है, ठीक है। तो नॉट के साथ डिड लगाते हैं। योर फादर डिडंट या डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, आपके पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, योर फादर टोल्ड मी नथिंग, तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ नहीं बताया है। नथिंग मतलब कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट अफर्मेटिव सेंटेंस, आई सॉ समवन टॉकिंग विथ यू, मैंने देखा कोई तुमसे बात कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छी पॉइंट आप देख रहे हो। सम, एनीथिंग मतलब सम, समथिंग, समवन, ठीक है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड जो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होते हैं तो हम सम का यूज़ करेंगे, और उसी को जब नेगेटिव करते हैं तो हम एनी का यूज़ करेंगे। अगर समवन लिखा होगा तो एनीवन हो जाएगा, केवल सम लिखा है तो उससे एनी हो जाएगा, समथिंग लिखा है तो वो एनीथिंग हो जाएगा। फिर समझा रहा हूँ, अगर पॉइंट पॉजिटिव में है, सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हम सम का यूज़ करेंगे, अगर वो नेगेटिव में है तो हम सम को बदलकर एनी का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी तीसरा पॉइंट छूट गया। क्या था, आई सॉ समवन टॉकिंग विथ यू, मैंने देखा कोई तुमसे बात कर रहा था। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डिड नॉट सी एनीवन टॉकिंग विथ यू, मैंने नहीं देखा कोई तुमसे बात कर रहा था। इसको एक और तरीके से कैसे बना सकते हैं, बी आई सॉ नो वन टॉकिंग विथ यू, मैंने किसी को मतलब नो वन मतलब किसी को तुमसे बात करते नहीं देखा, ठीक है। या किसी ने तुमसे बात नहीं की, मैंने देखा किसी ने तुमसे बात नहीं की। चौथा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, शी कैन फाइंड दिस बुक समवेयर, वह मतलब लड़की है, वह यह किताब कहीं और पा सकती है। इसको नेगेटिव क्या बन सकता है, यह किताब कहीं नहीं पा सकती है। तो ऐसे बोल सकते हैं, शी कैन नॉट फाइंड दिस बुक एनीवेयर, समवेयर मतलब कहीं और एनीवेयर मतलब कहीं नहीं, मतलब गलती हो गया।
पॉजिटिव में हम समवेयर लिखते हैं और नेगेटिव में एनीवेयर। दोनों का मतलब होता है कहीं पे। तो नॉट के बिना भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? शी कैन फाइंड दिस बुक नोवेयर। उसको मतलब वो ये किताब कहीं नहीं पाएगी। तो कहीं नहीं पाने के लिए हम नोवेयर लिखेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप नॉट हटा रहे हो किसी सेंटेंस में, अगर वो नेगेटिव है तो आप नो का यूज़ कर सकते हो, जैसे इसमें यूज़ किया हुआ है। अब चलते हैं आगे। 5वां जो आप देखते हो क्या लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। योर सन ऑलवेज अब्यूजेज अदर। अब्यूजेज मतलब गाली गलौज करना। तो आपका बेटा हमेशा गाली गलौज करता है। इसको नेगेटिव क्या बनेगा? योर सन नेवर अब्यूजेज अदर्स। आपकी जो बेटा है वो कभी नहीं, नेवर मतलब होता है कभी नहीं कि लोग दूसरों को अब्यूज़ करता है यानी गाली देता है। 6वां अफर्मेटिव सेंटेंस, आइदर मोहन और हिज सिस्टर आर डल। इसका नेगेटिव क्या होगा? आइदर को हम नाइदर बदल देंगे और को नॉर में। नाइदर मोहन नॉर हिज सिस्टर्स आर डल। ना मोहन ना ही उसकी बहनें डल यानी कि गधी हैं या मूर्ख हैं। अब पढ़ते हैं हम नोट। उपयुक्त वाक्यों में सम के स्थान पर एनी या नो यूज़ करते हैं। समथिंग के स्थान पर एनीथिंग या नथिंग यूज़ करते हैं। अगर आपको नॉट लगाना है तो आप एनी यूज़ करोगे, अगर आपको नॉट नहीं लगाना है तो आप नो यूज़ करोगे। ठीक है, क्या लिखा है? दूसरा लाइन पढ़ रहा हूँ नोट का। समवन के स्थान पर एनीवन या नो वन आप यूज़ कर सकते हैं। नॉट के साथ एनीवन लगता है, याद रखिएगा। समवेयर के स्थान पर हम एनीवेयर या नो वेयर करते हैं। ऑलवेज मतलब ऑलवेज के स्थान पर हम लोग नेवर का यूज़ करते हैं। आइदर और के स्थान पर हम लोग नाइदर नॉर एन जोड़ देंगे, मतलब नाइदर नॉर का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं या बनाए गए हैं। ऊपर आप देख सकते हो 6 एग्जाम्पल में। अब एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये आपको करना है। ये एक्सरसाइज का मैं पहला एग्जाम्पल करके बता दे रहा हूँ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म। ये जो सेंटेंस दिए है इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करिए। कैसे चेंज करोगे? यहाँ लिखा है मोहन रोट अ लेटर यस्टरडे। मोहन ने एक पत्र लिखा कल। तो क्या हो जाएगा? मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। ये बात एकदम ध्यान दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव होता है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, और जब पास्ट इंडेफिनिट को हम गलती हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होता है उसमें हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं डिड नॉट के साथ। तो ये हो जाएगा मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। सेकेंड क्या है? ही स्पीक्स हिंदी। वह हिंदी बोलता है। ऐसा क्या हो जाएगा? ही डू नॉट स्पीक हिंदी। ही डज नॉट स्पीक हिंदी, या ही डोंट स्पीक ही डजंट स्पीक हिंदी होगा, गलती होगा, मैं डोंट नहीं होगा। इस तरह आप बाकी एक्सरसाइज भी करिए। सेकेंड एक्सरसाइज क्या लिखा है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म। इसको भी आपको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। इट मे बी ट्रू, इसका क्या हो जाएगा? इट मे नॉट बी ट्रू। जब कभी भी मे और बी दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमेशा नॉट बीच में लगाते हैं। इट मे नॉट बी ट्रू। आई हैव समथिंग फॉर यू, इसका क्या हो जाएगा? आई हैव नथिंग फॉर यू या आई हैव नॉट एनीथिंग फॉर यू। अभी आपने देखा ऊपर आपने कि समथिंग को नथिंग में बदलेंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर समथिंग को हम एनीथिंग में बदल रहे हैं तो हम नॉट लगाएंगे। ठीक, ये पूरा एक्सरसाइज आपको करना है, और ये आपको 3-4 दिन में आपको दे रहा हूँ। 3-4 दिन में आप आराम से मन लगा करो। कोई डाउट परेशानी हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पे जो वीडियो की डिटेल में दिया हुआ है वहाँ पे आप जा सकते हो, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर अगर आपके पास है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या लिखा है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर अफर्मेटिव फॉर्म, यानी कि नेगेटिव में दिया है, इसको आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। प्लीज़, अगर आपको टेंस नहीं आता तो प्लीज़ पहले टेंस पढ़ लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। और टेंस की वीडियो मैं डिटेल में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। इसका क्या हो जाएगा? वह इंग्लिश बोलता है। तो इसका क्या बनेगा? ही स्पीक्स इंग्लिश। सेकेंड भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। मोहन डिड नॉट लिव इन आगरा, तो इसका हो जाएगा मोहन लिव्स इन मोहन लिव्ड, ड लगेगा, ई के बाद डी लग जाएगा। मोहन लिव्ड इन आगरा, मोहन आगरा में रहता था। फिर ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव। पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव से क्या पढ़ा हमने? नेगेटिव। अब हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। पहला,
यस या नो टाइप प्रश्नों का निर्माण यस या नो टाइप प्रश्न के बनाने के लिए वाक्य में प्रयुक्त लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दिया जाता है। बहुत आसान है। अगर कोई सेंटेंस लिखा है, अगर आपको उसको नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बस पहले उठा के लगा देना है वह सबसे पहले, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आप देख सकते हो, पहला आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र हूँ, ये प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ। आप देख सकते हो ए एम जो इधर लिखा है आंसर वाले में, उसमें ए एम आई के बाद है और इसमें ए एम आई के पहले है। तो यही ऊपर लिखा बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो एम है उसको आप पहले लिख दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो, वो क्वेश्चन सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। सेकेंड, शी इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापक है, अध्यापिका है मतलब। इज शी अ टीचर, क्या वह टीचर है, क्या वह शिक्षिका है या अध्यापिका है। तीसरा, यू हैव अ साइकिल, तुम्हारे पास साइकिल है। सो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस। हैव यू अ साइकिल, क्या तुम्हारे पास साइकिल है। चौथा, मोहन हैज़ अ काऊ, मोहन के पास गाय है। हैज़ मोहन अ काऊ, मोहन के पास क्या मोहन के पास गाय है। और इसका सेंटेंस का स्टार्ट हम क्या से करेंगे, क्वेश्चन वाला। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सभी क्वेश्चन को हम हिंदी में क्या से स्टार्ट करते हैं। पाँचवा, दे आर ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहे हैं, वे लोग दूध पी रहे हैं या वे दूध पी रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आर दे ड्रिंकिंग मिल्क, क्या वे दूध पी रहे हैं। ठीक है, ऐसे। फिर सेकेंड, क्वेश्चन विद अदर फुल वर्ब, ऐसे क्वेश्चन जो इसमें फुल वर्ब आए, जिसमें आप क्या कहते हैं एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें। ठीक, क्या लिखा है, लिंकिंग वर्ब बी हैव को छोड़कर से सभी फुल वर्ब से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डू डज डिड का समावेश किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में बी यानी इज ए मार नहीं है, हैव यानी हैव हैड हैज़ नहीं है, ठीक है, तो हम उसमें डू डज या डिड लगाते हैं। डू हम लगाते हैं प्लूरल के लिए, डज लगाते हैं सिंगुलर के लिए, और डिड लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, दोनों के लिए, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और डू लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में। क्लियर हुआ। आंसर, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ही नोज मी, वह मुझे जानता है, इससे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम डज लगाएंगे। डज ही नो मी, क्या वो मुझे जानता है, ऐसे। मोहन लिव्स इन अलीगढ़, मोहन अलीगढ़ में रहता है, इसका हो जाएगा डज मोहन लिव इन अलीगढ़, क्या मोहन अलीगढ़ में रहता है। ऐसे ही आप बाकी भी एक्सरसाइज मतलब बाकी भी पॉइंट देख सकते हो इसका। अब तीसरा पढ़ते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो वो अलग से भी। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जैसे हु, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, जो आपके पूरे 7 हैं, पूरे टोटल 7 क्वेश्चन वर्ड आपके, जो अगर इससे स्टार्ट होता है सेंटेंस तो वो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं उसको, या इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाला या WH वर्ड वाला का विस्तृत सूचना अथवा जानकारी के लिए किया जाता है। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए या विस्तृत प्रश्न पूछ रहे हो आप, तो आप ये सब हु, व्हाट, विच का यूज़ करते हो। क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड व्हाट वस्तु या व्यक्ति की आइडेंटिटी या प्रोफेशन बताता है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट का यूज तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के काम की बात करते हैं, तब हम व्हाट से प्रश्न पूछते हैं, जैसे वह क्या करता है या वह क्या चीज़ है, तब हम व्हाट का यूज़ करेंगे। हु किसी व्यक्ति के लिए होता है, जैसे वह कौन है, तुम्हारा बॉस कौन है, तुम्हारा टीचर कौन है, तो ऐसे बोलते हैं ना हु। जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन वर्ड के साथ निम्न प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब पहला पॉइंट, क्वेश्चन वर्ड्स विथ लिंकिंग वर्ब बी एंड हैव। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, बी और हैव। बी में 5 वर्ड आते हैं, इज ए मार, वॉज वर, और हैव में आते हैं 3, हैव, हैड और हैज़। अब देखते हैं क्वेश्चंस और उसके आंसर। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, इसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव में, तो बोलोगे माय नेम इज़ अनूप, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। योर हो जाएगा माई, क्योंकि आप उत्तर दे रहे हो।
वेयर वॉज द बेबी, बेबी कहाँ था, तो आप आंसर दोगे द बेबी वॉज इन द रूम, बेबी रूम में था। आप चेक कर सकते हो जो मेन सब्जेक्ट है आपका क्या है, योर नेम, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके पहले क्या आ गया है, WH वर्ड। तीसरा, वाई वर दे लेट, वे लोग लेट क्यों थे, दे वर लेट ड्यू टू रेन, वो लोग लेट बारिश कारण थे। ऐसे आप चौथा पांचवा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा, क्वेश्चन वर्ड विथ ऑक्सिलरी वर्ब, क्वेश्चन वर्ड जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं बी और हैव, बी और हैव आपके लिंकिंग वर्ब भी हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। जैसे व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है, इसका उत्तर होगा ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह एप्पल खा रहा है, एक एप्पल खा रहा है, मतलब एक सेब खा रहा है। सेकेंड, व्हेन आर दे कमिंग होम, वे सब घर कब आ रहे हैं या वे कब घर आ रहे हैं, ये प्रश्न हो गया। इसका उत्तर क्या हो रहा है, दे आर कमिंग होम ऑन संडे, वे लोग संडे को यानी रविवार को घर आ रहे हैं। तीसरा, वेयर हैज सरला गॉन, सरला कहाँ चली गई, ठीक है, चली गई है, सरला कहाँ चली गई है, तो उसका उत्तर हम देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा है उत्तर हम उसी टेंस में लिखेंगे। क्या लिखा है, द शी हैज़ गॉन टू कानपुर, कोई पूछता है कि सरला कहाँ चली गई तो आप उत्तर दे रहे हो शी हैज़ गॉन टू कानपुर, वो कानपुर चली गई। चौथा, हाउ कैन द टीचर कंप्लीट द कोर्स, टीचर कैसे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आंसर बता रहा है, द टीचर कैन कंप्लीट द कोर्स बाय टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, टीचर कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स कैसे, एक्स्ट्रा क्लास लेकर। पांचवा, वाई शैल वी गो टू द हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल क्यों जाएंगे, इसका उत्तर है वी शैल गो टू हॉस्पिटल टू सी आवर फ्रेंड, हम हॉस्पिटल जाएंगे अपने दोस्त को देखने के लिए। तो आप चेक कर सकते हो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है इज, आर, हैज़, कैन, शैल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद कुछ बचा है तो वो आया है, क्वेश्चन वाला बता रहा हूँ। और आंसर आप देख सकते हो सब नॉर्मल हो गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। थर्ड, क्वेश्चन वर्ड विथ ऑक्सिलरी वर्ब डू, क्वेश्चन वर्ड जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब डू का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो इसका आंसर होगा आई वांट अ पेन, मुझे पेन चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आई लिव इन अलीगढ़, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, ठीक। व्हेन डिड यू सी द ताज, तुमने ताज कब देखा, आई सॉ द ताज इन 1963, मैंने ताज 1963 में देखा, मैंने नहीं देखा, किताब में लिखा है। चौथा, हाउ डज लक्ष्मी कम टू स्कूल, लक्ष्मी स्कूल कैसे आती है, हाउ मतलब कैसे, इसका आंसर है लक्ष्मी कम्स टू स्कूल बाय रिक्शा, लक्ष्मी स्कूल रिक्शा से आती है। अब हम एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर इंटरोगेटिव फॉर्म, मतलब किसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, मैंने कुत्ता गली में देखा, तो इसको क्या हो जाएगा, डिड आई सी अ डॉग इन द स्ट्रीट, क्या मैंने कुत्ता गली में देखा, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिएगा मत। दूसरा, ही वर्कड हार्ड एट हिज स्टडीज, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, डिड ही वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ऐसे आपको पूरा 20 करना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 5 भी आपको करना है, इसमें क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर इंटरोगेटिव फॉर्म, इसको भी इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। पहला बता रहा हूँ, रवि वेंट टू अ शॉप, रवि दुकान पे गया, तो क्या हो जाएगा, डिड रवि गो टू अ शॉप, क्वेश्चन मार्क, ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है। आप ये पूरा चेक कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 6 भी आप कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, मतलब कि ये जो एग्जाम में आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस लिखा होगा फिर उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा, क्या लिखा है, आई वेंट टू कोलकाता लास्ट मंथ, मैं कोलकाता आखिरी महीने गया था, इसको नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू कोलकाता लास्ट मंथ, ठीक है। फिर सेकंड, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, डज का यूज़ करेंगे, डज रामा गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, क्या रामा या राम रोज़ सुबह टहलने के लिए, मतलब टहलने के लिए जाता है, फिर आपको बनाना है
एक्सरसाइज नंबर 7 में कुछ इसी तरीके से है, आपको ब्रैकेट में दिया है, आपको उसको चेंज करना है। मैं पहला बता दे रहा हूँ, शी लाइक्ड हर कंपनी, कंपनियाँ मतलब था साथ, वह उसका साथ पसंद करती है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, वह उसका साथ पसंद नहीं करती है। ही डिड नॉट लाइक हर कंपनी, ऐसे ठीक चेंज कर लीजिएगा प्लीज़। अगर टेंस नहीं आता है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक्सरसाइज आपको करनी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आपको हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो, और अगर आपको इसका आंसर लिखना है, आंसर लिख कर कॉपी पर आप फ़ोटो खींच कर मुझे सेंड कर सकते हो, या तो ईमेल पे या तो व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको मिला है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप वीडियो के डिटेल में जाएंगे तो वहाँ एक वीडियो है, उसमें मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर करें सबसे पहले, और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो ग्रामर की और मिलती रहे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नेगेटिव अफर्मेटिव में चेंज करने वाले, जो आपको एक्सरसाइज नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 6 ज़रूर आप करें, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियो एंड करने वाले हैं। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।